क्या हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे डे 7 यूपीएससी के डेली जो 10 क्वेश्चंस होते हैं उसके लेकर आ गए हैं। और देखिए ये स्क्रीन पे आपके नंबर दे रखे हैं। यूपीएससी का टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप सब कुछ दो आज जो है 5 जून है। और ये आज यूपीएससी की अगर डेट निकलती है तो उस हिसाब से जल्दी ही चालू कर लिया जाएगा 2021 वाला बैच। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर यह है पॉवर्टी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन। अच्छा, पहले मोडस ऑपरेंडी आप लोग को याद ही है मेरा कि आप लोग क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन स्क्रीन को पॉज करना है, अपना आंसर करना अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आंसर देना है और मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे फोकस करूंगा। ठीक है, दोनों ही भाषाओं में है। आज मैं एक चीज़ और करूंगा, यहाँ पे आप लोग को जहां से क्वेश्चन आया है वो टॉपिक बताऊंगा। ठीक, और कुछ क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ वो तो आपको आंसर करने करने हैं। टॉपिक को जो जैसे 10 क्वेश्चन है तो 10 टॉपिक हैं एक तरीके से बड़े बड़े। आपको कोई दो उसमें से अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से जो भी आपने किया है नहीं किया है उसके हिसाब से 10 में से 2 टॉपिक जरूर डेली करने हैं मेरे साथ में। ठीक है, करेंगे ना। और उससे जो भी आपको डाउट होता है यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। ठीक, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, भारत में निर्धनता निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। पॉवर्टी के डिटर्मिनेशन से रिलेटेड बात हो रही है। क्या पूछा गया है यहाँ पर? ट्रू पूछा गया है। तो हम लोग को पता है कि अब आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। फिर मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी। देखिए यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पॉवर्टी इन इंडिया इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन लेवल, बिल्कुल सही है। नेशनल सैंपल सर्वे वाला जो है ना, वो मंथली एक्सपेंडिचर और वो सब निकाल के कितना कंजम्पशन है, क्या चीज खरीद रहे हैं, उस पर आंकलन करता है ना। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या, कैलोरी पर डे की बात हो रही है और ये यहाँ पे बस थोड़ा उल्टा कर दिया गया है। अर्बन एरियाज में जो है 2100 कैलोरीज जो है अर्बन एरियाज में मेंशन करी गई है और आपकी जो 2400 कैलोरीज है वो रूरल एरियाज में करी गई है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट जो है ये वाला स्टेटमेंट पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट दिया था। तो यहाँ से उठाया गया है कि आपको फैक्चुअल लग सकता है बट लोकसभा में अगर कोई ऐसा पार्लियामेंट का आंसर देते हुए स्टेटमेंट देता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन अगर डिटरमाइन किया जाए तो 673 रुपये रूरल एरियाज में और 870 रुपये पर मंथ है अर्बन एरियाज में। ठीक, आप लोग को ये क्वेश्चन का जवाब देना है इस टॉपिक से कि कौन सी लास्ट जो है आपकी पॉवर्टी डिटर्मिनेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी। ठीक, उसको रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। ठीक है ना, और पहली कौन सी गवर्नमेंट की तरफ से, कौन सी प्लानिंग कमीशन के द्वारा कौन सी जो है कमेटी बनाई गई थी पॉवर्टी डिटर्मिनेशन करने के लिए। और आप लोगों के लिए टॉपिक है पॉवर्टी से रिलेटेड पूरा जो है GS2 में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक है भी। ठीक है, जो मेंस का है। तो अभी से जो है कंबाइंड स्टडी करते चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है आपका टाइप ऑफ सॉइल से, मतलब मृदा का जो टाइप है उससे संबंधित यहाँ क्वेश्चन है। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी, अच्छा कौन सी सॉइल आपको बताना है कि जिस जो ये स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किस सॉइल को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका डी। ठीक, लेटराइट सॉइल जो होती है उसके लिए उससे संबंधित यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। या भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निछालन के कारण बनती है। आपको मालूम है लेटराइट सॉइल जो है यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर पानी बहुत ज़्यादा बरसता तो एसिडिक सॉइल भी इसको बोला जाता है। ठीक, और ये ब्रिक कलर की हो जाती है। ब्रिक कलर, ईंटा कलर आपने देखा है ना, वैसे कलर का हो जाता है। इसमें आमतौर पर उपज क्षमता का अभाव होता है और फसल उत्पादन के लिए बहुत कम उपयोग होती है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इसमें फर्टिलाइजर डाला जाए तो अच्छी हो भी सकती है, इसमें राइस तक भी हो सकता है क्योंकि पानी तो है ही है। यह आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड से में समृद्ध है। ठीक, और रिच है और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटाश, चूना, कार्बन यौगिकों की कमी होती है। ये ध्यान कर लेना। यहाँ पे ऑप्शन जो है डी सही है। आप लोग को करना है कि इंडिया में जो सॉइल है 8 मूलतः सॉइल है। ठीक, उसका एक ट्रिक बताता हूं यहाँ पे, ब्रैड FLSP। ठीक, ब्लैक, रेड आपका एलुवियल, ठीक, डेजर्ट, फॉरेस्ट, लेटराइट और सेलाइन और पीट एंड बॉग। तो इसको जो है चारों 8 को आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब देखिए ये पोर्ट्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है प्रीलिम्स में
कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं पाइपलाइन से रिलेटेड और करेक्ट पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर है इसका यहाँ पे ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए पाइपलाइन में यहाँ पे मतलब थोड़ा पहला स्टेटमेंट आप लोग को लग सकता है कि पता नहीं सही है कि नहीं है, बट इसमें यहाँ पे सही दिया गया है कि पाइपलाइन का यूज़ किया जा सकता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोल और आयरन ओर को, ठीक है ना, कोल एंड आयरन ओर को किया जा सकता है, एक बार इसको चेक करिएगा, ठीक। और तीसरा स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट की हजारा, विजयपुर, जगदीशपुर, इसको मैप में देखिएगा। आप लोग को मैप बुक रखनी है अपने साथ में, कोई भी लोकेशन आती है हमेशा जो है मैप बुक चेक करना है। मैप बुक कौन सी रखनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको ओरिएंट ब्लैक स्वान की रखनी है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको ओरिएंट ब्लैक स्वान की रखनी है, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको कौन सी रखनी है, ऑक्सफोर्ड की। एक एक चीज बताता चलूंगा, पूरी मदद की जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया नेचुरल गैस पाइपलाइन, लेकिन यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नहीं है, गेल है, गेल है ना, ठीक। आपको ये कमेंट करना है कि गेल कौन सा है, महारत्ना कंपनी है कि मिनी रत्ना कंपनी है, और ये रत्नास से क्या मतलब होता है, ये क्या मतलब डिनोट करती है, ठीक। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। चौथा स्टेटमेंट है बहुत ही इजी, चौथा क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे असर्शन रीजन वाला जो है क्वेश्चन टाइप है, इसमें बहुत इजी होता है। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो अलग अलग और देखो कि सही है कि गलत है, ठीक। और उसके बाद देखो कि अगर ये वाला सही है तो ये इसका रीजन है कि नहीं है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, एकदम बिल्कुल सही है वाला स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इसका कारक नहीं है, ठीक, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है ना। ये अपने आप में तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पे पहले वाले जो स्टेटमेंट है उसका रीजन नहीं है, ठीक, समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। यहाँ बहुत देखिए नॉट प्रपोज्ड वाली बात करी गई है। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था, ठीक। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था पंचायती राज से रिलेटेड, उसमें ये 4 दिए गए हैं, इसमें से एक प्रस्तावित नहीं है, आपको ढूंढना है। तो आप लोग को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर 3 होगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि करंट अफेयर में ये क्वेश्चन था 1-2 साल पहले, अपने कुछ राजस्थान और इधर के हरियाणा वरना में ये कहा गया था कि पंचायती राज में इलेक्ट करने के लिए इलेक्टेड फंक्शनरी को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में थोड़ी ना ये प्रपोज किया गया है, इसलिए वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक। ये तो यहाँ पे किसी किसी स्टेट ने, अब देखिए जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ब्रॉड गाइडलाइंस है, स्टेट अपने यहाँ पे कुछ कुछ अमेंडमेंट उसमें करते हुए, उस ब्रॉड गाइडलाइंस के अंदर अमेंडमेंट करते हुए अपने नीड के हिसाब से चेंजेस करके पंचायती राज को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है प्रपोज नहीं हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक। तो और बाकी जो 3 स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है, पढ़ लीजिएगा। आप लोग का क्वेश्चन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने से पहले भी पंचायत से रिलेटेड एक आर्टिकल था, वो आर्टिकल किस पार्ट में था उसका नाम भी आप लोग को यहाँ पे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर से क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप लोग ने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो। और उसके जो डायग्राम, आर्ट एंड कल्चर देखो पढ़ना है तो डायग्राम जरूर देखने, ज्योग्राफी पढ़नी है तो डायग्राम उसके जरूर देखने, तभी याद होंगे वो, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे मुगल और दिल्ली सल्तनत के स्टाइल में कौन सी कॉमन आर्किटेक्चर स्टाइल है ये यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर है बी। देखिए जो रेड स्टोन है, यूज ऑफ रेड स्टोन, ये मुगल में भी हुआ है और दिल्ली सल्तनत में भी हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप देखो कुतुब मीनार में भी क्या है, रेड सैंडस्टोन है और लाल किले में भी है, दोनों लोग ने बनाया ना, तो ये कॉमन है। लेकिन जो प्रियत्रा दूरा ऑर्नामेंटेशन है, जैसे कि बहुत अच्छी वो होती है, मतलब समझ लो कि उसके अंदर पत्थरों में गड़े रहते हैं अलग अलग कलर के, ठीक। तो पत्थर, तो इसको बोलते हैं पेत्रा दोरा ऑर्नामेंटेशन और चारबाग गार्डन स्टाइल, ये दोनों ही एक्सक्लूसिव किसके हैं, मुगल आर्किटेक्चर के हैं। चारबाग लखनऊ का तो चारबाग स्टेशन जो है वो उसी पे ही बना हुआ है, उसमें एक ऐसे ये रहता है और चारों तरफ ऐसे करके
ये आपका जो है बीच में फाउंटेन होता है, सॉरी, और चारों तरफ इसके ये बाग होते हैं, तो इसको चार बाग बोलते हैं। समझ में आ गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि पंचेतन टेम्पल स्टाइल में क्या होता है। ठीक, ये इससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन है, अगर आपने एंशियंट में आर एस शर्मा पढ़ी है एनसीईआरटी तो आपको जो है अच्छे से हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। यहाँ पे एक आ गया जो इक्विपमेंट है। ठीक, यहाँ पे देखिए पहली बात तो नॉट करेक्ट पूछा है, सावधान होकर यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है आप लोगों को। ठीक है, और इसका सही आंसर जो है वो क्या है, वो है आपका सी। मतलब कि नॉट करेक्ट वाले ये दो स्टेटमेंट हैं और करेक्ट वाले ये दो स्टेटमेंट हैं। द इक्विपमेंट ऑफ चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, ठीक, वॉज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम सोहन रिवर वैली ऑफ पंजाब। बिल्कुल सही बात है। ये जो इक्विपमेंट जो है चॉपर चॉपिंग पेबल वाले कल्चर का, ये सोहन रिवर वैली वाला जो जगह है पंजाब में, वहाँ पे पहली बार देखी गई थी। ठीक, टू रॉक शेल्टर्स ऑफ मिडिल स्टोन एज, ठीक, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के दो शैलाश्रय मिले हैं। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और दो शैलाश्रय जो मिले हैं उनका नाम है जम्बूद्वीप और दोरोथी द्वीप। जम्बूद्वीप और दोरोथी द्वीप, याद रखिएगा। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो चार मेजर कॉपर ऑब्जेक्ट मिले हैं वो लोथल से नहीं मिले हैं, दाइमाबाद से मिले हैं। इसको मैप में चेक करिएगा। ठीक है, ओरिएंट ब्लैक स्टोन वाले में अलग से जो है आईवीसी का दे रखा है, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। मतलब एंशियंट हिस्ट्री से आप जो है मैप के थ्रू भी उसमें देख सकते हैं। ये सब तरीके हैं सॉफ्ट ये होती हैं मतलब स्मार्ट स्टडी करने के। ठीक है, वहां पे आप देख के भी काफी याद कर सकते हैं। तो ये लोथल नहीं दाइमाबाद से मिला है। और जो चौथा वाला स्टेटमेंट है मॉडर्न ह्यूमन शेपियन, जो जैसे आज हम लोग हैं, ये ओरिजिनेट हुए थे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, नहीं अपर पैलियोलिथिक एज में। ठीक, ये पैलियोलिथिक और ये नियोलिथिक ये सब आपको जो है याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन का जो है सही ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला जो है ये क्वेश्चन है हमारा झन्नाटा क्वेश्चन। ठीक, इसको पीछे इस तरीके क्वेश्चन को अगर आ गया, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं, इसके पीछे जो है पूरी अपनी पढ़ाई का टाइम नहीं लगाना है, इनको जो है यहाँ पे भी छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। हम सारे क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं करने ना 100 में से हमें, हम अगर 80 से 85 क्वेश्चन भी करके आते तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर हमने ढंग से पढ़ रखा, नेगेटिव मार्किंग कम की है। ठीक, रॉन्ग कम किए तो। लेकिन इस तरीके के एक दो क्वेश्चन आते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यार ये वाले क्वेश्चन में अगर ढूंढ लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस चक्कर में जो आराम से जो रेलेवेंट सोर्सेज से पढ़ते हुए मैक्सिमम क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो नहीं करने की, उसको छोड़ के इन ऐसे क्वेश्चन में पढ़ जाते हैं। तो इस पे सावधान रहिएगा। देखिए यहाँ पे आपने स्टेटमेंट देखा है, यहाँ पे एक वॉर जो है हुआ था महमूद बेगाड़ा और पोर्तुगीज के बीच में, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। ठीक, ऐसे ये जो मैं बताता हूँ इससे आप लोग को याद रहता है कि नहीं रहता, कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए चारों ही जो ऑप्शन है, चारों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसमें देखिए पहली बात तो ये कि ट्रीटी वॉज साइंड अगेंस्ट द पोर्टुगीज। ठीक, इजिप्ट टर्की और गुजरात ने मिलकर जो मतलब जो है अगेंस्ट के खिलाफ वॉर करने के लिए सोचा था। अमीर हुसैन जो थे वो लीडर थे इजिप्शियन आर्मी के, बिल्कुल सही है। पोर्टुगीज नेवी के जो लीडर थे वो कौन थे, जेम्स लेरेको थे, जेम्स लोरेको। ठीक, और जेम्स लोरेको जो थे ये पोर्टुगीज के वॉइस रॉय, जिनका नाम आपने सुना होगा, फ्रांसिस्को दे अल्मीदा। ठीक, फ्रांसिस्को दे अल्मीदा, इनसे रिलेटेड आप जो क्या एक यूनिक बात थी वो आप लोग को यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक, उन्होंने इसको लेड किया था, उनके बेटे ने, जेम्स लोरेको। ठीक, द पोर्टुगीज वर डिफीटेड इन दिस वॉर, पोर्टुगीज को हरा दिया गया था। ठीक, और इनके जो बेटे थे मतलब अल्मीदा के, जेम्स लोरेको, इनको मार दिया गया था। लेकिन जब आप गुस्से में आ गया, उसने अपने बेटे की जो है मौत का जो है बदला लिया अगले ही साल इजिप्ट और गुजरात को हराकर 1905 में दीव के पास में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा यहाँ पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करी गई है बंगाल में। ठीक, उससे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए आप लोग। सही आंसर है यहाँ पे बी, पहला स्टेटमेंट सही है कि अब देखिए ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो आई थी बंगाल में, उसमें क्या था, कंपनी और नवाब जो था बंगाल का,
उनका रूल की बात होती थी ना, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे कंपनी और ब्रिटिश क्राउन की बात नहीं हुई थी। ब्रिटिश क्राउन ने कब ओवरकम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। उसके बाद जो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है कि पुलिस और जुडिशियल फंक्शन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी, बिल्कुल सही बात है। इसी को तो निजामत वाली बोलते थे। दो तरीके के होते थे राइट्स, दीवानी जो कि सिविल राइट्स इंग्लिश में अगर बोले, तो निजामत यानी कि क्राइम जस्टिस और इन सब का जो बात हो रही है, ठीक। तो ये वाले जो रूल थे निजामत इन्हीं को बोलते थे। इनके पास अच्छा चलिए, चौथा स्टेटमेंट जो है क्लाइव, हाँ रॉबर्ट क्लाइव ने इसको इंट्रोड्यूस किया था ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट को। वॉरेन हास्टिंग ने इसको हटा दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने कब इसको इंट्रोड्यूस किया था? आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, ठीक। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। उसके बाद जो है लेकिन 72 में वॉरेन हास्टिंग ने इसको हटा दिया था। यहाँ पे मजा क्या था ब्रिटिशर्स के लिए कि उनके पास जो है दीवानी राइट्स भी थे, मतलब वो दीवानी राइट्स जो है कलेक्शन, रिवेन्यू कलेक्शन वो सब भी करते थे, और साथ ही साथ पुलिस और जुडिशरी का भी था। अगर यहाँ कलेक्शन में कोई इन्होंने धोखाधड़ी करी रेवेन्यू कलेक्शन में, तो किसके पास आदमी जाएगा? पुलिस के पास में। और पुलिस के पे भी अगर मान लो एक बार को कुछ उन्होंने कर लिया, तो किसके पास जाएगा बंदा? वो जाएगा जुडिशियल के पास में। तो वहाँ पे भी क्या है कि वो अपने फेवर में ही डिसीजन करवा लेंगे। तो इस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स के बिल्कुल बल्ले बल्ले थी। और जो नवाब थे बंगाल के, वो जो है बड़े परेशान थे, क्योंकि उनके पास जो है जवाबदेही थी, लेकिन मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन जो है मजे कौन ले रहा था? ये ले रहे थे ब्रिटिश वाले। और जवाबदेही और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? नवाब और बंगाल की थी। लेकिन फिर भी जो है दोनों ही लोग के साथ जो है दिक्कत हुई। काफ़ी डिजास्टर्स था ये डुअल सिस्टम गवर्नमेंट। और इसको इसीलिए जो है वॉरेन हेस्टिंग्स में 1772 में हटा दिया था, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी ज़्यादा वो हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी इनसे, ठीक। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके, ठीक है ना। वैसे मैंने इजी लैंग्वेज में सारा कुछ बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए। देखिए यहाँ पे बायोगैस, विच ऑफ द एबो करेक्टली डिस्क्राइब्स अ बायोगैस, ये बोला गया है। तो चारों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे बायोगैस को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट बायोगैस की डेफिनेशन डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और आप लोग को जो है ये देखिए, पहले के बोला गया बायोगैस देने के लिए गाय गोबर, विभिन्न पौधों के अवशेष, वनस्पति अपशिष्ट और सीवेज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित हो जाए, इसको बायोगैस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। बायोगैस इज सेम एज गोबर गैस, बिल्कुल ये भी एक नाम होता है। बायोगैस के अंदर 75% तक मेथेन होता है। अच्छा, आप लोग को एक क्वेश्चन बताना है आंसर, कि मैंने पहले वाले टेस्ट में किसी टेस्ट में पूछा था कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बताया था ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट, उसमें मेथेन का मैंने आपको बताया था कि कितना होता है कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड के। तो आप लोगों को बताना है कि वो कितना मैंने बताया था, ठीक है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, स्मोक नहीं होता है इसमें, और मतलब धुआं नहीं होता है। एंड लीव्स नो रेसिड्यू लाइक ऐश इन वुड चारकोल और कोल बर्निंग, राख कोयले ये सब जो है नहीं इसमें बचता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन सुन लिया कि 10 क्वेश्चन आज भी कर लिए हैं। जो मैंने आप लोग को बताए हैं टॉपिक्स, वो जरूर पढ़ने आप लोग को। हाँ, बायोगैस वाले में से आप लोग को क्या पढ़ना है? पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 जरूर पढ़नी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोफ्यूल पे पॉलिसी जो 2018 में आई थी, और उससे पहले गवर्नर ऑफ ब्रिटिश, ठीक, गवर्नर ऑफ ब्रिटिश के जो अंतराल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सब पढ़ना है। मैंने 10 टॉपिक में से आपको 10 ये बताएं, आपको कोई 2 करने हैं। और जितने भी क्वेश्चन पूछे सबके जवाब यहाँ पे जरूर देने हैं। हमारे नंबर यहाँ पे अब मेंशन है, आप लोग को अगर पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के आंसर जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।